आज हम लोगों को पढ़ना है डाई एथिल ईथर को। डाई एथिल ईथर को अंग्रेजी में भी डाई एथिल ईथर कहते हैं और हिंदी में तो उसको कहते ही हैं डाई एथिल ईथर। फॉर्मूला होता है C2H5O अभी सबसे पहले पढ़ेंगे कि डाई एथिल ईथर को बनाने की कितनी विधियां हैं, और उन विधियों में से भी मैंने सबसे पहली विधि लिख रखी है कि डाई एथिल ईथर को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। तो मैंने लिखा है प्रयोगशाला विधि में डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, इसको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले लिखा है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कंसंट्रेटेड H2SO4 व एथेनॉल को 1 और 2 के अनुपात में लेकर उसे बालू ऊष्मा की सहायता से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। देखो हम लोगों ने ये गोल पेंडी वाला फ्लास्क ले रखा है, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 और एथेनॉल को 1 और 2 के रेशियो में ले रखा है। 1 और 2 का रेशियो का मतलब 1 लीटर का H2SO4 है तो फिर 2 लीटर क्या रखना है आपको, एथेनॉल। और इन दोनों को ही गोल पेंडी वाले फ्लास्क में भरकर बालू ऊष्मा की सहायता से हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म भी कितना करना है, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करना है। अच्छा, इससे अधिक टेम्परेचर पर गर्म नहीं करना है। क्यों नहीं गर्म करना है? अगर इससे अधिक टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो फिर डाई एथिल ईथर बदल जाएगा एथिलीन गैस में। तो इसलिए हमको ये डाई एथिल ईथर अगर चाहिए तो हमें 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक ही गर्म करना है। अभी आगे चलते हैं। कहता है जब आप इसे 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करोगे तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये डाई एथिल ईथर वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। तो डाई एथिल ईथर की वाष्प के अगर प्राप्त भी होती है तो देखो वाष्प के रूप में तो हम इसे इकट्ठा नहीं कर सकते। तो क्योंकि वाष्प के रूप में इकट्ठा नहीं करते, हम इनमें से रास्ते में, या ऐसा कह सकते हैं डाई एथिल ईथर के रास्ते में एक संघनित्र को रखते हैं। संघनित्र क्या करता है, डाई एथिल ईथर के टेम्परेचर को कम कर देता है, जिससे संघनित्र द्वारा द्रवित कर लेते हैं। तो जो डाई एथिल ईथर की वाष्प बनी थी, संघनित्र के कारण ठंडी होने की वजह से इसको हम द्रव के रूप में क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। और वो द्रव हम इस कोनिकल फ्लास्क में या शंक्वाकार फ्लास्क में इकट्ठा रखेंगे। कहता है हम ऐसी कंडीशन पे अगर वाष्प को द्रवित भी कर लेते हैं, परंतु यह ईथर जो हमने बनाकर तैयार किया ईथर, ये कैसा होता है, अशुद्ध होता है। अब पूछ लेता है कभी कभी कि आपने जो ईथर बनाया इसमें कौन कौन सी अशुद्धि है। तो इसमें बेटा एक तो अशुद्धि आती है सल्फ्यूरिक अम्ल की, क्योंकि एसिड आपने डाला था तो एक तो एसिड की अशुद्धि हो गई। थोड़ा दूसरा और है, एसिड को डाल देने से निर्जलीकरण हुआ था। तो जब ईथर वाष्प के रूप में बदला था तो जल भी वाष्प के रूप में बदल गया था, और जल भी ईथर के ही साथ इकट्ठा हो गया। इसलिए दूसरी अशुद्धि तो जल की है। और तीसरी अशुद्धि एथेनॉल की है। एथेनॉल की अशुद्धि इसलिए बता सकते हैं क्योंकि आपने जितना एथेनॉल डाला था, ये जरूरी नहीं कि सारा का सारा एथेनॉल ईथर में ही बदल गया होगा। कुछ एथेनॉल सीधे अभिक्रिया किए बिना वाष्पित हो गया होगा। तो जो एथेनॉल का भाग अभिक्रिया किए बिना वाष्पित हो गया होगा, वो भी ईथर के साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो इस प्रकार से बनाए गए ईथर में 3 प्रकार की अशुद्धियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, और उन तीनों प्रकार की अशुद्धियों को अलग करने का मेरे पास तरीका भी है। और इस तरीके को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों से अशुद्ध ईथर को या अशुद्ध डाई एथिल ईथर को शुद्ध करने के तरीके भी पूछता है। तो देखो मैंने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या करना है हमें, कि हम ईथर को लेंगे और सबसे पहले उसको NaOH के साथ मिलाएंगे। अच्छा, NaOH की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, इसलिए ये डाई एथिल में उपस्थित सल्फ्यूरिक नाम की अशुद्धि को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धि अम्लीय है और ये कैसा है, क्षारीय, क्षार अम्ल की अशुद्धि को समाप्त कर देगा। तो इनमें से एक अशुद्धि तो मैंने इसे समाप्त कर ली। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाकी की 2 अशुद्धियों को तो भी खत्म करना है। तो कहता है इसके बाद ईथर में आप 50% कैल्शियम क्लोराइड को मिलाओगे। कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो जल की अशुद्धियों को दूर करने में बहुत अच्छा काम करता है। और क्योंकि ईथर में जल की अशुद्धि थी, मैंने 50% कैल्शियम क्लोराइड को यूज किया, और इस 50% कैल्शियम क्लोराइड को मिलाने पर ईथर में से जल की अशुद्ध और एथेनॉल की अशुद्धि कम हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, समाप्त नहीं होती है, केवल अशुद्धि की अमाउंट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हमको तो पूर्ण रूप से शुद्ध करना है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए ईथर में 50% कैल्शियम क्लोराइड को मिलाने के बाद अब जो अशुद्धि बची है, उस अशुद्धि को समाप्त करने के लिए हम ईथर में सोडियम के टुकड़े डाल देंगे।
और जैसे ही सोडियम के टुकड़े डालेंगे और इसको थोड़ा सा ही गर्म करेंगे, कहता है इसमें उपस्थित समस्त अशुद्धियां या तो अलग हो जाती हैं या तो क्या हो जाती हैं, समाप्त। तो आपको इतनी बातें तैयार करके रखनी है कि हम अगर अशुद्धियों के ईथर की अशुद्धियों को अलग भी करना चाहें तो कौन सा प्रोसेस है। अभी एक काम हम लोगों ने नहीं किया कि डाई एथिल ईथर को बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण अभी तक नहीं लिखा। तो भैया रासायनिक समीकरण को लिख के दिखाई देते हैं। देखो क्या कह रहा था, H2SO4 को 1 रेशियो पर लेना है तो एथेनॉल को 2 रेशियो पर लेना है। मतलब अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं तो एथेनॉल को आपको लेना है 2 लीटर, और 2 लीटर लेने के लिए देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो देखो 1 लीटर और 1 लीटर 2 लीटर एथेनॉल हो गया। और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो आपको मात्र 1 लीटर लेना है। आपने 1 लीटर ले लिया और इसको बेटा गर्म किया 140 डिग्री सी तक। जैसे ही गर्म किया ये H इस OH को लेके क्या कर लेगा, अलग हो जाएगा। H अगर OH को लेके अलग होगा तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा जल। आप लिखना चाहें जल को लिख दें, ना लिखना चाहें तो आपके पास जबरदस्ती नहीं है कि आप उसको लिख के आए। मेरे पास पदार्थ बचता है C2H5O और फिर से लास्ट में देखता हूं कि C2H5O और यहां फिर से C2H5 बचता है। इसी को बेटा बोलते हैं डाई एथिल ईथर। मैं लिख भी देता हूं, यही है डाई एथिल ईथर। वैसे मैं नाम लिख रहा हूं लेकिन आपने तो पहले इसको पढ़ रखा है डाई एथिल ईथर को। अभी क्या है कि बात आती है क्या केवल प्रयोगशाला विधि द्वारा ये डाई एथिल ईथर को बनाया जा सकता है। तो बेटा और भी मेरे पास विधियां हैं जिससे डाई एथिल ईथर को बनाया जा सकता है, क्योंकि थोड़ी सी जगह बाकी रह गई है। उस जगह पर भी एक विधि को लिख देते हैं जिससे डाई एथिल ईथर बना सकते हैं, और उस विधि का नाम काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहां लिख दे देता हूं, कहता है विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण करो। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा आपको डाई एथाइल ईथर को बनाना है। अब बेटा विलियमसन संश्लेषण विधि में अगर आप डाई एथिल ईथर बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है, विलियमसन संश्लेषण विधि में एक और शब्द मैं बढ़ा देता हूं, ऐसे भी कहता है एल्किल हैलाइड के द्वारा। एल्किल हैलाइड, अगर आपसे ये भी कह दे कि एल्किल हैलाइड के द्वारा आप ईथर बनाइए तो भी बेटा आप इसी विधि का प्रयोग कर सकते हो। विधि का नाम याद रखना, विलियमसन संश्लेषण है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बनता कैसे है, हमें सबसे पहले लेना है सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONa, और इस पर अभिक्रिया करवानी है एल्काइल हैलाइड की, और उस एल्काइल हैलाइड का नाम है C2H5Br, या इसे नाम अगर इसको पढ़ना चाहे तो एथाइल ब्रोमाइड। अभिक्रिया कैसे होगी बेटा, ये Na जो है वो Br से अभिक्रिया कर लेगा। गर्म करने का सिंबल बना दें, सबसे पहले अलग होगा NaBr जिसको कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। इसके बाद बचेगा C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। तो डाई एथाइल ईथर को बनाने की बेटा ये दूसरी विधि है। अच्छा एक और बात याद रख सकते हैं, एक विधि यहां भी पढ़ लेते हैं खाली जगह पर कि डाई एथाइल ईथर को और भी कैसे बना सकते हैं। तो बेटा डाई एथाइल ईथर को और भी बना सकते हैं एथेनॉल से ही बना सकते हैं। आप कहोगे सर एथेनॉल से तो आपने प्रयोगशाला में बनाया था, बिल्कुल बनाया था प्रयोगशाला में। एथेनॉल से एक विधि और मेरे पास है जिससे हम डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं। कैसे, आप एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले गए और दूसरा मॉलिक्यूल देखो ऐसे लिखना है C2H5OH, और इसको गर्म करना है Al2O3 की उपस्थिति में 230 डिग्री सेल्सियस पर।
जैसे ही गर्म करोगे बेटा Al2O3 भी एक निर्जलीकारक पदार्थ है, ये यहाँ से H यहाँ से OH को अलग कर देगा, और अगर जल को अलग कर देगा तो आपके पास बचने वाला जो पदार्थ है वो है C2H5O और C2H5। मैं थोड़ा सा दूर से लिखता हूँ यहाँ, C2H5O C2H5। इस प्रकार से आपने 3 विधियों द्वारा एथेनॉल का निर्माण कर लिया। अभी भी 1-2 विधियां एथेनॉल की बाकी रह जाती हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं और फिर पढ़ते हैं उन विधियों को जिनसे और भी डाई एथिल ईथर को बनाया जा सकता है। डाई एथिल ईथर को बनाने की अगली विधि है, और हम इस विधि में डाई एजो एथेन से डाई एथिल ईथर को बनाएंगे। अब डाई एजो एथेन से कैसे बनेगा, तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को एथेनॉल लेना होगा। एथेनॉल का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख लिया। डाई एजो एथेन के अगर फॉर्मूले को लिखेंगे तो डाई एजो एथेन का फॉर्मूला होता है C2H4N2 डाई एजो एथेन। और बेटा डाई एजो एथेन की उपस्थिति में जैसे ही हम लोग HbF4 की प्रेजेंस में इसे गर्म करेंगे, गर्म करने पर सबसे पहले N2 वाला भाग टूटकर अलग हो जाएगा, तो मैंने नाइट्रोजन गैस को अलग कर दिया। अब अच्छा मैं देखूंगा मेरे पास क्या बचता है, तो C2H5O, और बेटा ये C2H4 इस H के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से बना लेगा C2H5, और इस प्रकार से डाई एथिल ईथर को बना पाएंगे। एक अंतिम विधि है जिससे डाई एथिल ईथर को बनाया जा सकता है। देखो स्टार करके मैं ये विधि बना देता हूं। कहता है एथाइल हैलाइड से, एथाइल हैलाइड से एक तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा आप बना सकते थे, एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हो, और एथाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड से एक और विधि द्वारा बना सकते हो, उसको भी देखते हैं। इस बार बेटा एथाइल हैलाइड के हमें 2 मोल अणु लेने हैं और उनकी अभिक्रिया करवा देना है Ag2O से। सिल्वर की ऑक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाएंगे, और जैसे ही हम पदार्थ को गर्म करेंगे बेटा ये 2Ag और 2I आपस में अभिक्रिया करके बना लेंगे 2AgI अर्थात सिल्वर आयोडाइड। और बेटा देखो C2H5O और C2H5 बचा, इसको लिख लेते हैं C2H5O और C2H5। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने 5 विधियों द्वारा डाई एथिल ईथर को निर्मित किया। अब डाई एथिल ईथर को निर्मित करने के बाद जल्दी से ही पढ़ लेते हैं इसके भौतिक गुण। तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ले रखी है डाई एथिल ईथर की, 4 फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। वैसे अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहो तो 4 से ज़्यादा भी बना सकते हो। कैसे, जिसे पहले ही नंबर लिखा है कि जो डाई एथिल ईथर यह रंगीन होता है, विशिष्ट गंध वाला होता है, वाष्पशील होता है और ज्वलनशील द्रव पदार्थ है। आप इन्हीं नंबर को अलग अलग लिख लेते तो और भी नंबर हो जाते, लेकिन मैंने कम से कम नंबर लिखने की कोशिश की है कि रंगहीन होता है, विशिष्ट गंध भी ईथर देते हैं, ईथर वाष्पशील भी होते हैं, शीघ्रता से वाष्प बना लेते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ईथर वाष्प बहुत शीघ्रता से बनाते हैं। और साथ में ही मैं क्या लिखता हूँ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ होते हैं। आगे लिखा है यह जल में अघुलनशील होता है। कोई पूछेगा जल में अघुलनशील क्यों होता है, आप बताओगे क्योंकि डाई एथिल ईथर जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड और क्रॉस का मतलब है नहीं बना पाता है। क्योंकि डाई एथिल ईथर जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, हम जानते हैं कि डाई एथिल ईथर जल में अघुलनशील है, परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है। अच्छा, कार्बनिक विलायकों में क्यों घुलनशील है, क्योंकि बेटा डाई एथिल ईथर स्वयं में कार्बनिक है और कार्बनिक पदार्थ तो कार्बनिक में घुलनशील ही होते हैं। क्योंकि डाई एथिल ईथर स्वयं में कार्बनिक है, ये कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। एक और नंबर लिखा गया है, इसका घनत्व तो जल से कैसा होता है, कम। हाँ, एक नंबर अगर बेटा मैं बताना चाहूं तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि डाई एथिल ईथर छूने में ठंडा महसूस होता है, ठंडा लगता है। तो ध्यान से देखते हैं, इस बात को भी लिख लेते हैं। यह स्पर्श करने पर, अर्थात जब भी हम इसको स्पर्श करते हैं ठंडा महसूस होता है।
देखो इसके अलग अलग रीजन है। इसको स्पर्श करने पर ठंडा महसूस क्यों होता है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी इसका नियम है क्यों ठंडा महसूस होता है, और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी इसका नियम है। और इन दोनों ही नियमों को मिलाकर मैं आज देखो बताता हूं, कोई भी द्रव पदार्थ आपको छूने पर ठंडा महसूस क्यों होता है या कब महसूस होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। केवल वही द्रव पदार्थ आपको ठंडे छूने पर महसूस होने लगते हैं जिन पदार्थों का क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक कम का मतलब है ये शीघ्रता से वाष्प के रूप में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, स्पिरिट हो गया, ईथर हो गया। आप जब भी इनको स्पर्श करते हो आपको ये छूने पर ठंडे ही लगने लगते हैं क्योंकि इनके क्वथनांक होते हैं बहुत ही कम, और क्वथनांक बहुत ही कम होने की वजह से ये शीघ्रता से वाष्प के रूप में बदलने लगते हैं। एक और बात कह सकते हो, जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब कैसा होता है, अधिक। तो वे द्रव जिनका क्वथनांक कम होता है या वे द्रव जिनका वाष्प दाब अधिक होता है छूने पर ठंडे महसूस होते हैं। अब बात आती है सर जी ठंडे छूने पर महसूस क्यों होते हैं, तो आप फिजिक्स पर चल जाते हैं। फिजिक्स पर इस बात को पढ़ते हैं तो आपको कोई भी पदार्थ ठंडा तब महसूस होता है जब वो पदार्थ आपके शरीर से ऊष्मा लेता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को छूते हो, आपको ये ऑब्जेक्ट छूने में ठंडा लगा, ये क्यों लगा, क्योंकि आपके शरीर ने, आपके हाथ ने इस पदार्थ को ऊष्मा क्या कर दी, दे दी, या इस पदार्थ ने आपके हाथ से ऊष्मा ले ली। तो जब भी कोई पदार्थ आपके शरीर से ऊष्मा को ले लेता है आपको छूने में कैसा लगता है, ठंडा। लेकिन अगर कोई पदार्थ आपके शरीर को ऊष्मा देता है तो वो फिर पदार्थ आपको कैसा लगने लगता है, गर्म। अच्छा क्यों लगने लगता है, ऊष्मा प्रवाह का नियम तो सुना ही है। ऊष्मा प्रवाह के नियम में सुन रखा है तुम लोगों ने कि ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ही होता है। अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। जिन द्रवों के क्वथनांक कम होते हैं वे ऊर्जा को ग्रहण करते हुए शीघ्रता से वाष्प के रूप में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो डाई एथिल ईथर था, मैंने इसको हाथ से छुआ, जैसे ही हाथ से छुआ ये धीरे धीरे, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है, वाष्पशीलता ज्यादा है, ये वाष्प के रूप में जब बदल रहा होगा, सोचो किसी भी द्रव को वाष्प बदलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। क्योंकि द्रव को वाष्प में बदलना एक प्रकार का कार्य है और कार्य को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहां से लेगा, हमारे हाथों से लेगा। कौन से रूप में, ऊष्मा के रूप में। तो जब कोई पदार्थ शीघ्रता से वाष्प के रूप में बदल रहा होता है वो हमारे हाथ से क्या ले रहा होता है, ऊर्जा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपसे ऊर्जा जाती है किसी ऑब्जेक्ट में आपको वो पदार्थ छूने में कैसा लगता है, ठंडा। अब कहोगे सर जी जब हमने जल को छुआ वो हमको ठंडा महसूस नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम था। तो बेटा मैं बताता हूं, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप इस जल को छू भी लेते हैं लेकिन यह जल उस समय वाष्प के रूप में नहीं बदल रहा होता है। सोचो आपसे शरीर से एनर्जी कब लेगा, जब वो वाष्प के रूप में बदल रहा होगा। लेकिन जल का तो वाष्प के रूप में बदलेगा ही नहीं, क्यों, इसका क्वथनांक बहुत अधिक है। अगर ये भी उस समय वाष्प के रूप में बदल रहा होता तो ये भी आपके शरीर से ऊष्मा ले लेता, और शरीर से ऊष्मा लेने के कारण से आपको क्या लगने लगता, ठंडा। क्योंकि आपसे जब भी शरीर से एनर्जी गई आपको ठंडा महसूस हुआ है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जब स्पिरिट को, एथनॉल को, पेट्रोल को, डाइएथिल ईथर को, मेथाइल अल्कोहल को आप स्पर्श करते हैं क्योंकि इनका क्वथनांक कम है, ये उस कम क्वथनांक पर ही वाष्प के रूप में बदल रहे होते हैं। वाष्प के रूप में बदलने के लिए इन्हें चाहिए होती है ऊर्जा, और ये उस समय हमारे शरीर से ऊर्जा को क्या करते हैं, खींचते हैं। और हमारे शरीर से जब ऊर्जा को खींचते हैं तो वस्तु हमें हमेशा कैसी लगती है, ठंडी लगती है। तो इसका रीजन अगर आप याद रखना चाहते हो तो याद कर सकते हो। अब भौतिक गुणों के बाद बेटा मैं आ जाता हूं कि डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे और इस बात को पढ़ेंगे कि डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। तो मैंने यहां लिख रखा है कि केमिकल प्रॉपर्टी अब हमें पढ़नी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
डाई एथाइल ईथर, या बेटा आप हिंदी में अगर पढ़ना चाहते हो तो इसी को डाई एथिल ईथर भी कहते हैं। या तो आप डाई एथाइल ईथर बोल दीजिए या तो आप इसको बोल दीजिए डाई एथिल ईथर। और देखो कुछ रासायनिक गुण तो वैसे तो ईथर के रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन अब डाई एथिल ईथर पर हम उन्हीं गुणों को पढ़ेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, कुछ बातें तो आपको पहले से ही पता है। जैसे मैं अभिक्रियाओं में से पहली अभिक्रिया आपको लिख के दिखाता हूं। आपने शायद ऐसी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी हो, पहली अभिक्रिया जल अपघटन। अब देखो जल अपघटन की अभिक्रिया को कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी ध्यान रखेंगे। जल अपघटन की अभिक्रिया को ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास डाई एथिल ईथर है जिसका फॉर्मूला है C2H5O C2H5, और बेटा इसका हम कराने वाले हैं जल अपघटन। और आपको पता है जल अपघटन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में। कैसे होता है कि H2O टकराता है ईथर के अणु से और उसके H2O अपने बॉन्ड को भी तोड़ता है और ईथर के बॉन्ड को भी तोड़ता है। H2O में से H इसको मिल जाएगा, OH इसको मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, C2H5O के साथ H जुड़ गया और यहां C2H5 के साथ OH जुड़ गया तो बनकर तैयार होगा C2H5OH। और क्योंकि 2 मोल बन के तैयार होगा, आप चाहें तो 2 मोल ऑफ C2H5OH लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहली अभिक्रिया को कंप्लीट करा पाएंगे जिसमें से आप डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराते हुए आप उसे चेंज कर लेंगे, उसको क्या कहते हैं, एथेनॉल में। नेक्स्ट अभिक्रिया में एक और लिखेंगे H2SO4 से क्रिया, H2SO4 से क्रिया, या बेटा इसी भाग को एक और नाम से जानते हैं, निर्जलीकरण। अच्छा, निर्जलीकरण बेटा अभिक्रिया को संपन्न कराते हो। देखो एथेनॉल ले लेते हैं, डाई एथिल ईथर को ले लेते हैं और इसको भी निर्जलीकरण कराने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, H2SO4 से अभिक्रिया कराओगे। H2SO4 भी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं करता है। अब क्योंकि 2 प्रकार की अभिक्रियाएं करता है, देखो मैं अलग अलग लिखे देता हूं दोनों अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया को सामने की ओर और दूसरी अभिक्रिया को यहां नीचे की ओर लिखेंगे, जिससे H2SO4 के साथ होने वाली सभी अभिक्रियाएं एक साथ हो जाएंगी। सबसे पहले H2SO4 ऊपर की ओर लिखेंगे। देखो ऊपर वाले ओर लिखेंगे तो देखो ठंडा H2SO4 या कम ताप पर होने वाली अभिक्रिया। तो बेटा अभिक्रिया कराओगे तो केवल इस बॉन्ड को तोड़ेगा H2SO4 और H2SO4 को लिखेंगे ऐसे, H यहां लिखेंगे और बचा हुआ HSO4 यहां लिख देंगे। इससे होगा क्या, बनेगा क्या, इधर वाले भाग पर बनेगा C2H5OH और बेटा नीचे इधर वाले भाग पर बनेगा C2H5HSO4। अच्छा, एक और अभिक्रिया को लिखा जा सकता है। देखो कैसे बेटा, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देगा H2SO4। लिखेंगे कैसे, देखो H2SO4 अगर दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा तो HSO4 और यहां तोड़ेगा तो HSO4। अच्छा, होगा क्या, ये H और O से अभिक्रिया कर लेगा तो पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा H2O। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, C2H5 HSO4 C2H5 HSO4 C2H5 HSO4 क्योंकि आपको 2 जगह मिल रहा है। देखो इधर भी भाग पे C2H5 HSO4, इधर वाले भाग पर भी C2H5 HSO4, तो 2 मॉलिक्यूल C2H5 HSO4 बनता है। और भी एक बात ध्यान रखनी है, मैं एक अभिक्रिया जो बचता है H2SO4 की इधर लिखता हूं, H2SO4 से क्रिया। अरे इसकी अभिक्रिया तो बहुत सारी हैं बेटा, इस अभिक्रिया को भी हम निर्जलीकरण नाम से जानते हैं। ये इस अभिक्रिया में भी जल अलग होता है, लेकिन यह अभिक्रिया के लिए थोड़ी सी बातें ध्यान रखना है तुम लोगों को
कि अगर हम डाई एथिल ईथर को लेते हैं और उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो बेटा ये H और O, H O अलग हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं यहां क्या बचे। सोचो, यहां से H गया था, यहां से H गया था O, अगर यहां से H चला जाएगा तो बचेगा C2H4, यहां से H चला जाएगा तो बचेगा C2H4 और 2 मोल C2H4 का निर्माण होगा। और बेटा इसको याद रखना, इसका पहला नाम है एथीन और बेटा इसका दूसरा नाम है एथाइलिन या एथिलीन गैस। तो इस दोनों को ध्यान रखना, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, एक H जाएगा तो बचेगा C2H4। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं। अभी डाई एथिल ईथर के कुछ और रासायनिक गुण हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी पर बेटा आते हैं और हम लोगों ने देखो लिख रखा है HI से क्रिया। अब ध्यान देने वाली बात है, डाई एथिल ईथर पर HI की क्रिया 3 प्रकार से हो सकती है और तीनों कंडीशंस को, परिस्थितियों को, स्थितियों को याद रखना है आपको। जैसे सबसे पहले डाई एथिल ईथर के मैं फॉर्मूले को लिख लेता हूं। पहली परिस्थिति पर अभिक्रिया कराते हैं, जब HI बेटा ठंडा होगा, ये पहली परिस्थिति है, याद रखना बेटा इसको। जब HI ठंडा होगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक तरफ बेटा जुड़ जाएगा H और दूसरी तरफ जुड़ जाएगा I। ध्यान रखने वाली बात है, HI ठंडे होने पर जब डाई एथिल ईथर से अभिक्रिया करता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करके एक तरफ H और एक तरफ Y जुड़ता है। तो इसलिए पदार्थ पहला जो बनता है उसका नाम है C2H5OH और बेटा बनने वाले दूसरे पदार्थ का नाम है C2H5I, एथाइल एल्कोहल। और बेटा इसका तो नाम जानते हो, एथाइल आयोडाइड, नाम याद रखना इसका बेटा। अब बात आ जाते हैं कि क्या दूसरी भी अभिक्रिया है इसकी? बिल्कुल अभिक्रिया है। देखो, डाई एथिल ईथर के फॉर्मूले को लिख लेते हैं और हमें इस बार भी HI से ही क्रिया करवानी है, बशर्ते इस बात को याद रखना है कि HI इस बार कैसा है, गर्म। और जब HI को गर्म करते हैं तो HI एक नहीं बल्कि 2 मोल HI अभिक्रिया करता है। कैसे करता है इस पर बात करते हैं। बेटा दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर देता है, इसमें से HI बॉन्ड को तोड़ेगा तो H यहाँ, I इसको मिलेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो H यहाँ और I यहाँ मिलेगा। और इस प्रकार से अगर बीच वाले भाग पर देखें तो बनता है H2O। मैं तीर के निशान के ऊपर लिखे देता हूं H2O माइनस करके साथ। मेरे पास इधर की ओर बचा C2H5I और यहां पर भी क्योंकि C2H5I बच रहा है तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2C2H5I। नाम बताने की आवश्यकता इसलिए मैं नहीं समझता क्योंकि हम लोगों ने तो इसका नाम ऊपर पहले से लिख रखा है। HI से एक प्रकार से और अभिक्रिया हो सकती है, ध्यान रखो। देखो इसको C2H5O, C2H5 और इस बार अभिक्रिया होगी बेटा रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में HI से क्रिया। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में HI से अभिक्रिया होगी तो हमारे पास H का खर्चा है 4 का। क्यों H का खर्चा 4 का है? H H H H। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आप सोचोगे अगर H 4 होंगे तो I भी तो 4 होंगे, तो वो 4 I कहाँ गए? वो 4 I ने बना लिया है 2I2। पहली बात ध्यान रखना इसको, 4 अगर H है तो 4 H तो सर जी ने लिख दिए, लेकिन I भी तो 4 हो जाएगा, तो वो 4 I को मैंने 2I2 बना के लिख दिया है। अब देखो इसमें से होगा क्या, C2H6 और बीच में H2O बनेगा, तो 2 मोल आपको बनकर तैयार मिलेगा C2H6 और साथ में बेटा आपको बनकर मिलेगा H2O। तो ये बेटा HI से क्रिया अलग अलग परिस्थितियों पर है। ये ठंडे HI से विक्रिया का रिएक्शन, ये गर्म HI पर रिएक्शन
और बेटा नीचे वाला रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब आप HI से अभिक्रिया करवाते हैं वो रिएक्शन आपको तैयार रखनी है। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कहता है एसीटिल क्लोराइड से क्रिया। क्या होगा जब आप ईथर पर एसीटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हो? बेटा बिल्कुल आसान है, पहले मैं ईथर का फॉर्मूला लिख लेता हूं। ईथर का फॉर्मूला है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 और बेटा इस पर अभिक्रिया होनी है CS3COCl की एसीटिल क्लोराइड की। अच्छा अभिक्रिया देखो होगी कैसे, इसको भी पहचान लेते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखो यहां दे देंगे CH3CO और यहां दे देंगे Cl, तो देखो इधर वाले भाग पर बनेगा C2H5Cl और बेटा इस बगल वाले भाग पर बचेगा CH3COOC2H5 CH3COOC2H5। कोई इसका नाम पूछेगा तो बेटा नाम देखो एथाइल, इसलिए क्योंकि C2H5 है, और क्लोराइड इसलिए नाम लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है। इसका नाम थोड़ा सा याद रखना, इसका नाम है एथाइल एसीटेट और एथाइल एसीटेट को एक और नाम से जानते हैं एथाइल एथेनोएट। चाहे एथाइल एसीटेट कह दें और चाहे एथाइल एथेनोएट कह दें, एक और ये कंपाउंड जो लिखा था इसका नाम है इथेन। 2 कार्बन वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक एथेन होता है वो नाम। बेटा 2 रासायनिक गुण और बचे हैं, जिनमें से एक रासायनिक गुण तो देखो मैं यही लिखे देता हूं, CH3CO का होल ट्वाइज O से क्रिया। अच्छा आप जानते हैं इस यौगिक का नाम एक और था एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको लिखते कैसे थे मैं याद दिलाऊं, देखो इसको CH3CO का होल ट्वाइज है तो CH3CO का होल ट्वाइज, क्योंकि CH3CO 2 बार है होल ट्वाइज और O 1 बार है, इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर O लिखा था। इस पर अभिक्रिया करवानी है आपको डाई एथिल ईथर की। अब बेटा अभिक्रिया कराने का तरीका ध्यान रखना थोड़ा सा। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है, इस तरफ रखेंगे, एक तरफ रखेंगे C2H5 को, किधर जिधर 2 O हैं उधर C2H5 को, और जिधर एक O है बचे हुए O और C2H5 को। अब बेटा सूत्र को ध्यान से देखें तो ऊपर बनता है CH3COOC2H5 और नीचे भी देखें CH3COOC2H5। तो आप यहां लिख सकते हो 2 मोल CH3COOC2H5 और नाम बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने नाम देखो इसका ऊपर लिख रखा है पहले से। जल्दी से नोट कर लेते हैं और इसके उपयोग पढ़ लेते हैं क्या है। डाईएथिल ईथर में से अंतिम रासायनिक गुण है, कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करवा दीजिए। अच्छा ये अभिक्रिया तैयार भी रखने लायक है क्योंकि बहुत बार पूछी गई है। तो डाईएथिल ईथर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। डाईएथिल ईथर के फॉर्मूले को लिख लेते हैं और अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। ध्यान रख सकते हो तो याद रख लो, बोरान ट्राइफ्लोराइड और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और कुछ भी नहीं करना है, CO को बस यहाँ बीच में आपको रख देना है और जब रखोगे तो बेटा बनकर तैयार होगा C2H5COO, क्योंकि CO तो यहाँ से चला गया O पहले से, और फिर C2H5। थोड़ा सा नाम याद रखोगे तो C2H5 को एथाइल और कार्बन 2 और एक 3 वाला अगर एसिड का भाग टूटा हुआ लिया जाए तो इसको पढ़ते हैं प्रोपेनोएट। तो एथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम है बेटा। अभी मैं क्या करता हूँ लास्ट में डाईएथिल ईथर के उपयोग पढ़ के, डाईएथिल ईथर की सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ ही चुके हैं।
इसको भी पढ़ के समाप्त कर लेते हैं। उपयोग में से डाई एथिल ईथर का पहला उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। अरे बेटा, आपने डाई एथिल ईथर से ना जाने कितने कार्बनिक यौगिक बनाए हैं। दूसरा उपयोग है, कहता है कार्बनिक विलायक के रूप में। बिल्कुल, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों को डाई एथिल ईथर में घोला जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा है कार्बनिक विलायक के रूप में यूज में आता है। तीसरा नंबर पे लिखा है निश्चेतक, अर्थात बेहोशी लाने के लिए भी डाई एथिल ईथर का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में कहता है सुगंधियों के निर्माण में बहुत सारे कृत्रिम सेंट जो बनाए जाते हैं वो डाई एथिल ईथर से ही बनाए जाते हैं। तो आपने उपयोग भी पढ़ लिए डाई एथिल ईथर को। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बाकी की पढ़ाई होगी फिर नेक्स्ट क्लास पे।